आप एक म्यूजियम में हैं और एक डिस्प्ले केस पर लिखा है प्रिमिटिव टूल्स और दूसरे पर लिखा है सिविलाइज्ड आर्टिफैक्ट्स। कभी रुककर सोचा है कि ये डिसाइड किसने किया कौन सा प्रिमिटिव है और कौन सा सिविलाइज्ड? व्हाट इफ मैं कहूं कि ये वर्ड सिविलाइज्ड और प्रिमिटिव सिर्फ डिस्क्रिप्शंस नहीं है? व्हाट इफ एक पावर गेम के वेपन्स हैं जिसने सदियों से हमारी दुनिया को शेप किया है? थोड़ा थोड़ा शॉकिंग है ना? इन्हीं आइडियाज ने पूरे एकेडमिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। और आज हम इसी रेवोल्यूशन को ट्रेस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो आइडिया कि एक सिंगल स्टेबल ट्रूथ होता है उसको चैलेंज किया गया और उसकी राख से क्या नया निकल कर आया। ये एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल एडवेंचर होने वाला है दोस्तों। आई एम सो रेडी फॉर इट। और अगर आप भी हैं तो इस एडवेंचर को शुरू करने से पहले मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन हिट करें। हमारे साथ इस जर्नी पर जुड़ने के लिए लाइक बटन प्रेस करो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो सो यू नेवर मिस अ डीप डाइव। और कमेंट्स में बताओ व्हाट्स वन वर्ड जिसे आप हाल ही में एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने लगे हैं। चलो लेट्स बिगिन। परफेक्ट। तो ये रहा आज का हमारा लर्निंग मैप। हम एंथ्रोपोलॉजी के कुछ सबसे बड़े शेकअप से गुजरेंगे। फर्स्ट, हम जाक डेरिडा के कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन को टैकल करेंगे। ये वो अर्थक्वेक था जिसने सब शुरू किया। सेकंड, हम कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में जाएंगे, ये देखने के लिए कि कल्चर हमारे दिमाग के अंदर कैसे रहता है। थर्ड, हम अपने क्रिटिकल ग्लासेस पहनेंगे और कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का एक डिटेल्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फोर्थ, हम पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी की वाइल्ड, ब्रिलियंट और अक्सर मिसअंडरस्टूड दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली, हम पोस्ट मॉडर्निज्म को एक क्विक पावरफुल शॉर्ट नोट में बॉयल डाउन करेंगे। रेडी फॉर दिस राइड? एब्सोल्युटली। तो एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल रोलर कोस्टर लग रहा है। लेट्स अनपैक दिस। ओके, तो शुरू करते हैं पहले बड़े आइडिया से जिसने सच में नींव हिला दी थी। द क्वेश्चन इज critically explain the notion of deconstruction in the light of the postmodern works of Jacques Derrida. 20 marks, 2024. Broad micro theme. The philosophical framework of deconstruction by Jacques Derrida and its impact on dismantling fixed cultural meanings and ethnographic authority. ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन, अनपैकिंग हिडन मीनिंग्स। तो डीकंस्ट्रक्शन है क्या? सिंपल टर्म्स में ये एक पढ़ने और सोचने का तरीका है जिसे फ्रेंच फिलोसोफर जाक डेरिडा ने 1967 के आसपास इंट्रोड्यूस किया था। डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली ये आर्ग्यू करता है कि लैंग्वेज रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कोई स्टेबल, रिलायबल टूल नहीं है। किसी भी वर्ड का मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, वो हमेशा बदलता रहता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और जो फाइनल अल्टीमेट मीनिंग है वो हमेशा डिफर्ड होता है, मतलब हमेशा आगे के लिए टाल दिया जाता है। ओके, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट साउंड कर रहा है। कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं इसे समझने के लिए? ऑफ कोर्स। सोचो सक्सेस वर्सेस फेलियर के बाइनरी ऑपोजिशन के बारे में। हमारी सोसाइटी में सक्सेस गुड है और फेलियर बैड, बिल्कुल क्लियर है, राइट? डीकंस्ट्रक्शन इस चीज को चैलेंज करेगा। वो आपको दिखाएगा कि सक्सेस का पूरा मतलब ही फेलियर की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक के बिना दूसरे को डिफाइन ही नहीं कर सकते। वो अलग अलग बॉक्सेस नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीकंस्ट्रक्शन इसी छुपी हुई डिपेंडेंसी को रिवील करता है। कूल ना? दैट इज कूल। जैसे अंधेरे के बिना रोशनी का कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो चलो इसके डिटेल्ड डिस्कशन में जाते हैं। हम इसे ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? राइट, चलो हम अपनी थिंकिंग को 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन। यहाँ आप स्टेज सेट करते हो। जाक डेरिडा और 1967 के कॉन्टेक्स्ट को मेंशन करना जरूरी है। एक्सप्लेन करो कि डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी का एक की पार्ट है, एक ऐसा मूवमेंट जो बड़े यूनिवर्सल सच और फिक्स्ड मीनिंग्स पर सवाल उठाता है। ये बेसिकली ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करने का एक टूल है, खासकर उनको जो बाइनरी ऑपोजिशंस पर बने हैं। गॉट इट। पहले सीन सेट करना है, अब आते हैं मेन कोर्स पर, द बॉडी ऑफ द डिस्कशन। एग्जैक्टली, बॉडी में ही सारा मैजिक है और हम इसे 3 सब सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। पहला, ए, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डेरिडियन डीकंस्ट्रक्शन। यहाँ 3 की आइडियाज हैं। पहला है क्रिटिक ऑफ लोगोसेंट्रिज्म। एक मिनट, लोगोसेंट्रिज्म, ये थोड़ा हैवी वर्ड है। हाँ, वर्ड हैवी है बट आइडिया सिंपल है। डेरिडा ने कहा कि वेस्टर्न थॉट को एक सेंट्रल ट्रूथ या लॉजिक का ऑब्सेशन है। वो ऐसी साफ पर झूठी डिवाइड्स बनाता है, जैसे एक लाइट स्विच जो या तो ऑन है या ऑफ, बीच का कुछ नहीं। सोचो ट्रूथ, फॉल्सहुड, गुड, ईवल। डेरिडा उसी मर्की इन बिटवीन स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते थे। दूसरा आइडिया है डिफरेंस। डिफरेंस, एक ही साथ। हाँ, एक के साथ। ये डेरिडा का इन्वेंट किया हुआ वर्ड है। ये 2 आइडियाज का मिक्स है, टू डिफर और टू डिफर। एक वर्ड का मतलब इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे वर्ड से डिफरेंट है। जैसे कैट का मतलब कैट है क्योंकि वो बैट या मैट नहीं है, और साथ ही उसका पूरा मतलब हमेशा डिफर्ड रहता है, वो उसके बाद आने वाले वर्ड्स पे डिपेंड करता है। इसलिए अल्टीमेट मीनिंग कभी भी पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं होता। और तीसरा प्रिंसिपल है डिसमेंटलिंग हायरार्कीज। डेरिडा ने पॉइंट आउट किया कि नेचर, कल्चर या सिविलाइज्ड, प्रिमिटिव जैसे बाइनरीज में एक टर्म को हमेशा सुपीरियर माना जाता है। सिविलाइज्ड हमेशा प्रिमिटिव से बेहतर है। डीकंस्ट्रक्शन का काम इन हायरार्कीज को तोड़ना है और उनके पीछे छुपे पावर स्ट्रक्चर्स को दिखाना है। ओके, ये प्रिंसिपल्स काफी पावरफुल हैं। लोगोसेंट्रिज्म, ट्रूथ का ऑब्सेशन, डिफरेंस यानी मीनिंग हमेशा फिसलता रहता है, और हायरार्कीज को तोड़ना। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन आइडियाज को एक्चुअली यूज कैसे किया? वो सेगमेंट बी होगा, राइट? सही पकड़े। सेगमेंट बी है एप्लीकेशंस इन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये टूल्स लिए और उन्हें अपनी ही फील्ड पर यूज किया। पहला, उन्होंने इसे क्रिटिक ऑफ एथनोग्राफिक अथॉरिटी के लिए यूज किया।
क्लिफर्ड गर्ट्स और जेम्स क्लिफर्ड जैसे स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया, एक मिनट रुको, एक एथनोग्राफी यानी एक कल्चर की डिटेल स्टडी उस कल्चर की एक परफेक्ट फोटोग्राफ नहीं है, वो एक पेंटिंग की तरह है। आर्टिस्ट यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रेम, रंग, किस चीज पर फोकस करना है और किसे छोड़ देना है, ये सब खुद चुनता है। तो एथनोग्राफीज कंस्ट्रक्शंस हैं जो रिसर्चर के अपने कल्चरल बायस से बनती हैं, वो पार्शियल ट्रूथ्स है। पार्शियल ट्रूथ्स, वाओ। हाँ, दूसरा, इससे पोस्ट कॉलोनियल डिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तालल असद जैसे स्कॉलर्स ने इसे यूज करके एक्सपोज किया कि कैसे कॉलोनियल पावर्स ने प्रिमिटिव की कैटेगरी को लिटरली इन्वेंट किया था अपने डोमिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए और खुद को सिविलाइज्ड कहने के लिए। ये एक पॉलिटिकल टूल था जिसे एक साइंटिफिक कैटेगरी का छोला पहनाया गया था। और तीसरा, इन सबसे रिफ्लेक्सिविटी का जन्म हुआ। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने रोल और बायसेस को अपनी रिसर्च में एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया। वो पूछने लगे, मैं कौन हूं और मेरी आइडेंटिटी, मेरा जेंडर, मेरी नेशनैलिटी जो मैं देख रहा हूं उसको कैसे शेप कर रही है। वाओ, तो ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल गेम नहीं है, इसने रिसर्च करने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्रिटिकली एक्सप्लेन करने को कहा गया है, तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स भी होंगे। क्रिटिक्स एक्सट्रीम रिलेटिविज्म को लेकर चिंतित है। वो पूछते हैं, अगर कोई स्टेबल ट्रूथ नहीं है, अगर सब कुछ सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ सही है या गलत? हम जस्टिस या ह्यूमन राइट्स के लिए कैसे लड़ सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वैलिड पॉइंट है। दूसरा है एक्शनेबिलिटी की प्रॉब्लम। आरोप ये है कि डिकंस्ट्रक्शन चीजों को तोड़ने यानी डिसमेंटल करने में तो अच्छा है, लेकिन वो उसकी जगह कुछ बेहतर बनाने का ब्लूप्रिंट नहीं देता। वो प्रॉब्लम डायग्नोज करता है पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता। और तीसरा है एम्बिग्युइटी। डेरिडा की अपनी राइटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स और मुश्किल मानी जाती है। इससे रिसर्चर्स के लिए इन आइडियाज को सीधे अपनी फील्ड वर्क में अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ एक फ्लो चार्ट मेंशन करना यूजफुल है। फिक्स्ड बाइनरी से हायरार्की आइडेंटिफिकेशन, फिर डिफरेंस अप्लाई करना और आखिर में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंट्रल मीनिंग, ये प्रोसेस को क्लियर करता है। अंडरस्टूड। एक पावरफुल टूल लेकिन पोटेंशियली डेंजरस और मुश्किल भी। तो हम इस सबको कंक्लूजन में समेटेंगे कैसे? कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद डीकंस्ट्रक्शन एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक जरूरी कैटलिस्ट था। इसने फील्ड को ग्रो करने पर मजबूर किया, उसे एक सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव साइंस से एक सेल्फ अवेयर, प्लूरलिस्टिक और एथिकल डिसिप्लिन बनाया। आप डेरिडा के एक फेमस कोट के साथ एंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि डीकंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि अदर के लिए एक ओपनिंग है। फैंटास्टिक। अब मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछता हूं ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। पहला, इंट्रोडक्शन में 1967 का कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना मार्क्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दिखाता है कि आप आइडिया के हिस्टोरिकल ओरिजिन को समझते हैं। ये डेरिडा को उस दौर के ब्रॉडर पोस्ट मॉडर्न इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में प्लेस करता है, जिससे आपके आंसर को डेप्थ मिलती है। मेक सेंस। उस मुश्किल वर्ड डिफरेंस पर वापस आते हैं। अगर मैं एग्जाम में फंस गया तो इसे आसान शब्दों में कैसे समझाऊं? एक डिक्शनरी के बारे में सोचो। किसी भी वर्ड का मतलब बस कुछ और वर्ड्स का कलेक्शन होता है। आप हमेशा मतलब का पीछा कर रहे हो, पर वो कभी एक जगह नहीं मिलता। ये है डिफरल, और उसका मतलब है क्योंकि वो दूसरे वर्ड से अलग है, ये है डिफरेंस। ग्रेट एनालॉजी। आपने बॉडी को ए, बी और सी में स्ट्रक्चर करने को कहा। ये स्ट्रक्चर एक आंसर के लिए इतना इंपैक्टफुल क्यों है? क्योंकि ये एक लॉजिकल फ्लो बनाता है। ए बताता है ये क्या है, प्रिंसिपल्स। बी बताता है इसे कैसे यूज किया जाता है, एप्लीकेशन। और सी बताता है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिसिज्म। ये एक पूरा वेल रीजन्ड आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, और तलाल असद का एग्जांपल, वो आखिर डीकंस्ट्रक्शन एंड एक्शन कैसे है? वो डीकंस्ट्रक्शन है क्योंकि उन्होंने सिविलाइज्ड प्रिमिटिव बाइनरी को लिया, उसके अंदर छुपी पावर हायरार्की को एक्सपोज किया और दिखाया कि प्रिमिटिव कोई रियल कैटेगरी नहीं थी, बल्कि कॉलोनाइजर्स द्वारा कंट्रोल बनाए रखने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया एक लेबल था। उन्होंने उस बाइनरी को डिसमेंटल कर दिया। आई सी। पर मैं अभी भी एक्शनेबिलिटी वाले क्रिटिसिज्म पर अटका हुआ हूं। अगर ये एक्शनेबल नहीं है तो इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, इसके डिफेंडर्स कहेंगे कि सॉल्यूशंस देना नहीं, बल्कि एनालिसिस के लिए एक अच्छा टूल प्रोवाइड करना है। ये आपको लैंग्वेज में छुपे पावर डायनामिक्स के बारे में हमेशा अवेयर रखता है, जो किसी भी मीनिंगफुल एक्शन का पहला कदम है। लास्ट क्वेश्चन, आपने कंक्लूजन में कोड यूज करने को कहा, वो आंसर को ज्यादा इंपैक्टफुल कैसे बनाता है? ये आपके आंसर को एक पावरफुल अथॉरिटेटिव नोट पर एंड करता है। ये दिखाता है कि आपने प्राइमरी थिंकर के काम को एंगेज किया है और एक सोफिस्टिकेशन का टच ऐड करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फाइनल इंप्रेशन पड़ता है। परफेक्ट। अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ओके, चलो एक क्विक प्रैक्टिस करते हैं। अभी पॉज करें और बोलने की प्रैक्टिस करें। डेरिडा's deconstruction uses the concept of difference to critique logocentrism and dismantle the binary hierarchies embedded in language. Excellent. In short, deconstruction is a method of reading that uncovers the hidden assumptions and power structures within any text or cultural idea. बहुत बढ़िया। हमने डिकंस्ट्रक्शन के अर्थक्वेक को सर्वाइव कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मीनिंग के सारे पुराने नक्शे फना हो गए। तो अगर मीनिंग टेक्स्ट या दुनिया में फिक्स नहीं है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसके बाद उसे कहाँ ढूंढा? Well, आगे चलकर एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स ने अंदर झांकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा शायद कल्चर बाहर है ही नहीं, शायद वो यहाँ अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर। और ये हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है। लेट्स डाइव इन। ये एक शॉर्ट नोट है। क्वेश्चन, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी 2002, ब्रॉड माइक्रो थीम, the analysis of culture as a mental model composed of universal cognitive processes and native conceptual categories. All right, let's get into the mind. Cognitive anthropology, culture inside your head. तो यहाँ का कोर आइडिया सिंपल पर रेडिकल है।
कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी प्रपोज करता है कि कल्चर कोई आर्टिफैक्ट्स या बिहेवियर्स का कलेक्शन नहीं बल्कि एक मेंटल फिनोमेना है। ये एक मेंटल मॉडल या हमारे दिमाग के अंदर रूल्स का एक सेट है जिसे हम दुनिया को समझने और नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं। इस फील्ड का गोल, जिसे न्यू एथनोग्राफी भी कहते हैं, इस मेंटल मॉडल को नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैप आउट करना है, उनकी अपनी मेंटल कैटेगरीज यूज करके। ओके, कल्चर एज अ मेंटल सॉफ्टवेयर, ये मुझे अच्छा लगा। कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकती हैं? बिल्कुल। सोचो आपके फोन में एप्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपके पास सोशल मीडिया, गेम्स, वर्क, म्यूजिक के लिए फोल्डर्स होंगे। ये फोल्डर सिस्टम आपका पर्सनल मेंटल मॉडल है आपके डिजिटल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने का। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एक पूरे कल्चर के ऐसे ही शेयर्ड मेंटल फोल्डर्स को स्टडी करने की कोशिश करता है। ये तो एक बेहतरीन एनालॉजी है, इससे ये बहुत कॉन्क्रीट हो जाता है। तो एक शॉर्ट नोट के लिए हम की पॉइंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? शॉर्ट नोट के लिए हमें कंसाइज और इम्पैक्टफुल होना होगा। चलो इसे पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन। आप इसे सिंपली डिफाइन करेंगे, ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन थॉट के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी। आपको इसके 1950s के ओरिजिन्स को न्यू एथनोग्राफी के रूप में मेंशन करना चाहिए और इसके एमिक अप्रोच पर जोर देना चाहिए, यानी इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव। एमिक मतलब नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ गया। बॉडी के बारे में क्या? बॉडी में की कॉन्सेप्ट्स विद सॉलिड एग्जांपल्स होने चाहिए। पहला, नेटिव कॉन्सेप्चुअल डोमेन्स। ये अप्रोच बाहरी फ्रेमवर्क्स नहीं थोपता। ये उन कैटेगरीज को डिस्कवर करने की कोशिश करता है जिन्हें लोकल लोग खुद अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैरोल्ड कॉन्क्लिन की फिलीपींस के हैनुनो लोगों पर की गई स्टडी है। उन्होंने पाया कि वो 1625 अलग अलग तरह के प्लांट्स को पहचानते थे, जो दिखाता है कि उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम कितना सोफिस्टिकेटेड था, उनकी जरूरतों पर बेस्ड था। 1625, वाह। हाँ, दूसरा, कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस। ये वो मेथड है जिसे वो यूज करते हैं। ये एक तरीका है उन स्पेसिफिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करने का जिन्हें लोग एक डोमेन के अंदर चीजों को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, कॉन्क्लिन ने पाया कि हनूनो काला सिस्टम हमारी तरह ह्यू पर बेस्ड नहीं था, बल्कि लाइटनेस वर्सेस डार्कनेस और वेटनेस वर्सेस ड्राइनेस जैसे फीचर्स पर बेस्ड 4 टर्म्स पर था। तीसरा, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। ये आइडिया सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस से आता है, जो सजेस्ट करता है कि जो भाषा आप बोलते हैं वो आपकी रियलिटी को देखने के नजरिए को शेप करती है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल स्टीफन टाइलर का इंडिया के कोया लोगों पर किया गया काम है। वो ड्यू, फॉग और स्नो के लिए एक ही वर्ड मंकू यूज करते हैं। एक ही वर्ड? क्यों? क्योंकि उनके लिए ये डिस्टिंक्शन कल्चरली सिग्निफिकेंट नहीं है। उनकी भाषा उनकी रियलिटी को फिल्टर करती है। चौथा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट। ये मेंटल मैप्स सोशल रूल्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। कोया लोगों के लिए उनके किनशिप टर्म्स बहुत स्पेसिफिक है। क्रॉस कजिन्स के लिए एक स्पेशल टर्म है बातो, क्योंकि वो पोटेंशियल मैरिज पार्टनर्स हैं। पैरेलल कजिन्स के विपरीत मेंटल कैटेगरी एक सोशल ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करती है। ये तो बहुत फैसिनेटिंग है। जो भाषा हम यूज करते हैं वही दुनिया बनाती है जिसे हम देखते हैं। तो हम ऐसे शॉर्ट नोट को कंक्लूड कैसे करेंगे? करें कि इस अप्रोच को अक्सर ट्रिवियल डोमेन्स जैसे प्लांट्स और कलर्स पर फोकस करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को भी हाईलाइट करें। इसने कल्चरल वेरिएबिलिटी को समझने के लिए एक रिगरस और अनबायस्ड मेथड प्रोवाइड किया, और आपको इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जरूर मेंशन करनी चाहिए। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा स्टडी किए गए मेंटल मॉडल्स या स्कीमास अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के फील्ड में मशीन्स को इंसानों की तरह सोचना सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। चलो एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड करते हैं। एमिक अप्रोच को दूसरे एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड से अलग करने वाली एक चीज क्या है? एमिक अप्रोच इनसाइडर के लॉजिक को प्राथमिकता देता है। ये पूछता है वो दुनिया को कैसे देखते हैं, बजाय एक एथिक अप्रोच के जो पूछता है मैं एक आउटसाइडर उनकी दुनिया को साइंटिफिकली कैसे कैटेगराइज कर सकता हूँ। परफेक्ट। कॉन्क्लिन की हनूनो स्टडी से एक स्टूडेंट के लिए बड़ा टेक अवे क्या है? ये मार्क्स लाने में कैसे मदद करता है? बड़ा टेक अवे ये है कि ये प्रिमिटिव नॉलेज के स्टीरियोटाइप को तोड़ता है। ये प्रूव करता है कि इंडिजिनस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स अक्सर वेस्टर्न साइंटिफिक सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड होते हैं। इस स्पेसिफिक डेटा 1625 प्लांट्स को यूज करने से आपका आंसर कॉन्क्रीट और क्रेडिबल बनता है। एक शॉर्ट नोट में कम डिटेल्स के साथ ज्यादा पॉइंट्स होना बेहतर है या ज्यादा डिटेल्स के साथ कम पॉइंट्स? शॉर्ट नोट के लिए ब्रेथ अक्सर डेप्थ से बेहतर होती है। सभी की एस्पेक्ट्स, डोमेन्स, कंपोनेंशियल एनालिसिस, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीफली टच करना बेहतर है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दिखे। ओके, चलो सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर एक भाषा में फ्यूचर के लिए कोई वर्ड नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि उसके स्पीकर्स फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते? ये इसका एक्सट्रीम वर्जन है और ये बहुत डिबेटेड है। आजकल ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक वीकर फॉर्म में विश्वास करते हैं। लैंग्वेज थॉट को डिटर्मिन नहीं करती, लेकिन उसे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस जरूर करती है। ये कुछ तरीकों से सोचना आसान या ज्यादा कॉमन बना देती है। तो इस अप्रोच को क्रिटिक्स ने ट्रिवियल क्यों कहा? क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि नीट क्लासिफाइबल चीजों जैसे प्लांट्स, कलर्स और किनशिप टर्म्स पर फोकस करके इसने कल्चर के मेसी, कॉम्प्लेक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सों जैसे पावर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और इमोशन को इग्नोर कर दिया। और एआई कनेक्शन फिर से, क्या आप उसे एक सिंपल सेंटेंस में समझा सकती हैं? ये एक बेहतर आंसर बनाने में कैसे मदद करता है? एआई डेवलपर्स कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की स्कीमा थ्योरी को यूज करके मॉडल्स बनाते हैं कि इंसान इन्फॉर्मेशन को कैसे कैटेगराइज करते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में मदद मिलती है।
इसे मेंशन करने से पता चलता है कि आप एक क्लासिक थ्योरी को मॉडर्न एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक हाई स्कोरिंग ट्रेट है। ऑसम। ओके, अब थोड़ी प्रैक्टिस का टाइम है। ऑडियो को पॉज करें और ये बोलने की प्रैक्टिस करें। Cognitive anthropology uses an emic approach and componential analysis to understand native conceptual domains, as shown in Conklin's study of the Hanuno. बहुत अच्छे। In short, cognitive anthropology views culture as a mental software, and its goal is to understand that software by analyzing the structure of language. Amazing. हमने दिमाग को मैप कर लिया, लेकिन कोई भी थियरी परफेक्ट नहीं होती, राइट? हमने कुछ क्रिटिसिज्म्स को टच किया है, लेकिन मुझे लगता है अब वक्त है इस अप्रोच को एक और भी पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे रखने का। Exactly. हमने मॉडल देख लिया। अब चलो इसे स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। ये हमें एक ज्यादा फोकस्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन की तरफ ले जाता है। हमारे अगले सेक्शन के लिए डायरेक्टिव ये है। ये कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है। डायरेक्टिव: critically examine broad microtheme, the cognitive approach in anthropology as a method to map internal mental models and its implications for achieving ethnographic objectivity through native conceptual categories. राइट, यहाँ कीवर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब है हमें लिमिटेशंस और वीकनेसेस पर ज्यादा फोकस करना होगा, जबकि स्ट्रेंथ्स को भी एक्नॉलेज करना है। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, अ डीपर क्रिटिकल लुक। बेसिक डेफिनेशन वही रहती है, ये कल्चर की स्टडी एज अ मेंटल मॉडल है, लेकिन यहाँ हमारा मिशन इसके कोर आइडियाज को डाइसेक्ट करना है और पूछना है ये अप्रोच सच में कितना इफेक्टिव है और इसकी फंडामेंटल फ्लॉज क्या हैं। मुझे इस बार एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए जो क्रिटिसिज्म को हाईलाइट करे। ओके, इमेजिन करिए कि आप इंडिया में क्रिकेट के फिनोमेनन को सिर्फ उसकी ऑफिशियल रूल बुक पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एलबीडब्ल्यू और नो बॉल के रूल्स, क्रिकेट का मेंटल मॉडल समझ आ जाएगा, लेकिन आप पैशन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, आईपीएल की इकोनॉमिक्स, ये सब पूरी तरह मिस कर देंगे। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी पर यही मुख्य आरोप है कि वो कल्चर की रूल बुक से ऑब्सेस्ड है और एक्चुअल गेम को मिस कर देता है। इससे बिल्कुल साफ हो गया। ये ग्रामर देखता है पर पोएट्री मिस कर देता है। तो इस क्रिटिकल एग्जामिनेशन को हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? हम अपने ट्रस्टेड 3 पार्ट स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन क्विक होगा, हम कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी को फिर से डिफाइन करेंगे, जिसे एथनोसाइंस या न्यू एथनोग्राफी भी कहते हैं, एज द स्टडी ऑफ कल्चर एज अ सेट ऑफ लॉजिकल रूल्स एंड कैटेगरीज रिजाइडिंग इन द माइंड। और बॉडी, यहाँ पर ही असली एनालिसिस होगा। हाँ, बॉडी को आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को बैलेंस करना होगा। पहले सेगमेंट ए, कोर टेनेट्स ऑफ द कॉग्निटिव अप्रोच, में हम उन मेन आइडियाज को जल्दी से रिकैप करेंगे जिन पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ईमिक पर्सपेक्टिव पर फोकस, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म का इन्फ्लुएंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोमेन्स और कंपोनेंशियल एनालिसिस का यूज। हमें उन्हें बस ब्रीफली स्टेट करना है ताकि क्रिटिक के लिए स्टेज सेट हो सके। फिर सेगमेंट बी, इम्प्लीकेशंस एंड सब्सटेंसिएशन, में हम अपने एग्जाम्पल्स को फिर से यूज करेंगे, लेकिन उन्हें इस अप्रोच के अचीवमेंट्स या इम्प्लीकेशंस के तौर पर फ्रेम करेंगे। फॉर इंस्टेंस, कॉन्कलिंग की हनुनो स्टडी ने एथनोबोटानिकल नॉलेज की सोफिस्टिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। टाइलर की कोया स्टडी ने कल्चर्स के बीच डीप परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी को रिवील किया। कोया किनशिप टर्म्स ने दिखाया कि मेंटल मॉडल सोशल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सेक्शन दिखाता है कि हम उन्हें डीकंस्ट्रक्ट करने से पहले उनकी स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। ओके, तो हम पार्ट्स ए और बी में उसे बिल्ड अप करते हैं ताकि पार्ट सी में उसे तोड़ सकें। बिल्कुल सही। पार्ट सी, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, द लिमिटेशंस इस आंसर का दिल है। पहला बड़ा क्रिटिसिज्म है ट्रिवियलिटी ऑफ स्कोप। एक की क्रिटिक रॉजर कीजिंग ने 1972 में आर्ग्यू किया कि ये अप्रोच नीट, टाइडी और आखिर में ट्रिवियल सिमेंटिक डोमेन्स जैसे कलर्स और प्लांट्स पर फोकस करता है। उन्होंने कहा कि ये कल्चर की मेसी डायनामिक टोटलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल होता है। ये आपको एक कमरे का परफेक्ट मैप देता है पर पूरे शहर का कोई आइडिया नहीं। दूसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ कॉजालिटी। ये अप्रोच ये बताने में तो अच्छा है कि कैटेगरीज क्या हैं, पर ये एक्सप्लेन करने में बहुत खराब है कि वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये बताएगा कि खोया लोगों के पास एक मैरिजेबल कजिन के लिए स्पेशल वर्ड है, पर ये नहीं बताएगा कि वो मैरिज रूल हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रीजन से क्यों डेवलप हुआ। ये व्हाट डिस्क्राइब करता है पर वाई को इग्नोर कर देता है। तीसरी प्रॉब्लम है इसकी एब्स्ट्रैक्टनेस। पूरी थ्योरी लोगों के दिमाग के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेंटल मॉडल्स के आइडिया पर टिकी है, लेकिन इन मॉडल्स का कोई डेफिनेटिव साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आप एक ब्रेन को स्कैनर में डालकर एक कल्चरल स्कीमा को देख नहीं सकते। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट ही रहता है। ट्रिवियल क्यों का जवाब नहीं देता और बहुत एब्स्ट्रैक्ट। ये तो काफी सीरियस क्रिटिसिज्म्स हैं। हम इसके बाद एक कंक्लूजन कैसे बनाएंगे? एक अच्छा कंक्लूजन इन सीरियस लिमिटेशंस को एक्नॉलेज करेगा, लेकिन अप्रोच को पूरी तरह से डिसमिस नहीं करेगा। आप कह सकते हैं कि इसके नैरो स्कोप के बावजूद इसने फील्ड में एक नया लेवल ऑफ रिगर इंट्रोड्यूस किया, और इसकी सबसे सिग्निफिकेंट लेगेसी इसकी कंटेम्पररी एप्लीकेशन इन एआई है, जहां स्कीमा थ्योरी को ह्यूमन मेंटल प्रोटोटाइप्स को रेप्लिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये दिखाता है कि ये एक डेड एंड नहीं था। समझ गया। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन और डिस्कस के लिए आंसर स्ट्रक्चर में की डिफरेंस क्या है? एक डिस्कस आंसर में आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बराबर वेट देते हैं, जैसे एक बैलेंस डिबेट। एक क्रिटिकली एग्जामिन आंसर में फोकस बदल जाता है। आपको लिमिटेशंस और वीक पॉइंट्स पर काफी ज्यादा टाइम और डिटेल देना होता है। क्रिटिक ही मेन इवेंट है। कीजिंग जैसे एक स्पेसिफिक क्रिटिक का नाम मेंशन करना इतना जरूरी क्यों है? क्या इससे मार्क्स मिलते हैं?
बिल्कुल, कीसिंग जैसे एक स्पेसिफिक क्रिटिक का नाम लेने से ये डेमोन्स्ट्रेट होता है कि आपने ये क्रिटिसिज्म्स खुद नहीं बनाए हैं। ये दिखाता है कि आप डिसिप्लिन के अंदर के एकेडमिक डिबेट से परिचित हैं, जो आपके आंसर की क्वालिटी को काफी बढ़ा देता है। चलो, लैक ऑफ कॉजालिटी को ठीक से समझते हैं। क्या आप एक और क्विक एग्जांपल दे सकती हैं? जरूर, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी शायद एक कल्चर में रिस्पेक्ट के लिए सारे वर्ड्स की एक परफेक्ट टैक्सोनॉमी बना दे, लेकिन वो अनहिस्टोरिकल पावर स्ट्रगल्स या इकोनॉमिक चेंजेस को एक्सप्लेन नहीं करेगा, जिन्होंने कुछ फॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया। ये एक स्टैटिक पिक्चर देता है, हिस्टोरिकल मूवी नहीं। अब मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनता हूँ। कोई ये कैसे आर्ग्यू कर सकता है कि ये अप्रोच एब्स्ट्रैक्ट नहीं है? भले ही अंडरलाइंग मॉडल एक थियोरी हो। क्या ये कहना ठीक है कि ये अप्रोच लिंग्विस्टिक ज्यादा लगता है, एंथ्रोपोलॉजी कम? ये सबसे कॉमन और अच्छा क्रिटिसिज्म्स में से एक है। ये लैंग्वेज के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर इतना ज्यादा फोकस करता है कि ये अक्सर कल्चर के लिव्ड, ब्रीथ्ड, इमोशनल और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को मिस कर देता है, जो आमतौर पर एंथ्रोपोलॉजी का दिल होता है। आखिरी सवाल, एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन के कंक्लूजन में एआई कनेक्शन के साथ एंड करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। ये आपको एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर कंक्लूड करने देता है, ये दिखाते हुए कि एक हेविली क्रिटिसाइज्ड थियरी भी दूसरी फील्ड में एक वैल्यूएबल और अनएक्सपेक्टेड आफ्टरलाइफ पा सकती है। ये आपके एनालिसिस में मैच्योरिटी दिखाता है। गॉट इट, ओके। चलो इसके कोर क्रिटिकल पॉइंट की प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करें और ये कहने की कोशिश करें, critics like Keesing argue that cognitive anthropology is limited by its focus on trivial domains and its failure to provide causal explanations for cultural patterns. Perfect. In short, while a powerful tool to map the mind's rulebook, cognitive anthropology is criticized for being too narrow and for ignoring the why behind the rules of the cultural game. वाह, तो हमने डीकंस्ट्रक्शन से शुरुआत की जिसने सच के नक्शे को फाड़ दिया। फिर कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी ने उस नक्शे को इंसानी दिमाग के अंदर फिर से बनाने की कोशिश की, पर हमने पाया कि वो नक्शा अधूरा था। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक बहुत ही अनसर्टन जगह पर हैं। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि एंथ्रोपोलॉजी इस अनसर्टेनिटी को अपनाता है, वो केओस को एक्सेप्ट कर लेता है। ये है पोस्टमॉडर्निज्म की तरफ मुड़ना। ये एक ऐसी मूव है जो कहती है कि शायद गोल द ट्रूथ को ढूंढना है ही नहीं। ये तो काफी बड़ा टॉपिक लग रहा है। सवाल ये है, क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी 2015 broad micro theme, the shift in anthropological theory from objective grand narratives to fragmented, reflexive and deconstructed interpretations of culture. हाँ, पोस्टमॉडर्निज्म एक सच्चा गेम चेंजर था। पोस्टमॉडर्निज्म, द एंड ऑफ वन सिंगल ट्रूथ। इन अ नटशेल, पोस्टमॉडर्निज्म एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट है जो मिड 20th सेंचुरी में शुरू हुआ। इसका कोर फीचर एनलाइटनमेंट के बड़े आइडियाज जैसे प्रोग्रेस, रीजन और एब्सोल्यूट ट्रूथ के प्रति एक गहरा संदेह है। ये ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज करता है, वो बड़ी सब कुछ समझाने वाली थियरीज जैसे मार्क्सिज्म या फ्राइडिनिज्म जो हर चीज को एक्सप्लेन करने का दावा करती है। एंथ्रोपोलॉजी में इसका मतलब एक रेडिकल कंक्लूजन था, किसी दूसरे कल्चर के बारे में ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल, ये तो बहुत बड़ा दावा है। मुझे इसे समझने के लिए कोई रियल लाइफ एनालॉजी दीजिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच इमेजिन करो। आपके पास एक पैशनेट इंडियन फैन है, एक पैशनेट ऑस्ट्रेलियन फैन और एक सपोजिडली न्यूट्रल अंपायर इंग्लैंड से। तीनों बिल्कुल वही गेम देख रहे हैं, लेकिन वो उस मैच के 3 बिल्कुल अलग ट्रूथ्स को एक्सपीरियंस और नरेट करेंगे। पोस्टमॉडर्निज्म आर्ग्यू करता है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कभी भी वो न्यूट्रल अंपायर नहीं हो सकता जिसका वो दावा करता है। वो हमेशा किसी न किसी टीम का फैन होता है, अपने पर्सपेक्टिव, बायसेस और हिस्ट्री के साथ। ये तो एक ब्रिलियंट एनालॉजी है। व्यू फ्रॉम नोवेयर जैसी कोई चीज नहीं होती। तो एक डिटेल 20 मार्क आंसर के लिए हम इस बड़े आइडिया को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? हम एक क्लियर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। पोस्टमॉडर्निज्म को एक मिड 20th सेंचुरी मूवमेंट के रूप में डिफाइन करो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को चैलेंज करता है। एंथ्रोपोलॉजी में आपको इसका सेंट्रल पॉइंट स्टेट करना होगा। ये एथनोग्राफिक अकाउंट्स को ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स के बजाय सब्जेक्टिव लिटरेरी कंस्ट्रक्शंस के रूप में रिफ्रेम करता है। ओके, इससे स्टेज सेट हो गया। अब बॉडी के लिए हम इसके बेसिक फीचर्स को कैसे आउटलाइन करेंगे? हम बॉडी को 3 की एरियाज में तोड़ सकते हैं। पहला, ए, कोर प्रिंसिपल्स एंड थ्योरेटिकल शिफ्ट्स। पहला प्रिंसिपल है रिलेटिविज्म एंड एंटी एसेंशियलिज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म एब्सोल्यूट ट्रूथ को रिजेक्ट करके रिलेटिविज्म को अपनाता है। ये आइडिया की रियलिटी फ्रैगमेंटेड और फ्लूइड है। ये एसेंशियलिस्ट व्यूज पर तीखा हमला करता है। जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं, जैसे सभी फ्रेंच लोग रोमांटिक होते हैं या सभी इंडियन स्पिरिचुअल होते हैं, ये आर्ग्यू करता है कि ये खतरनाक झूठ है। इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको जेम्स क्लिफर्ड की 1986 की लैंडमार्क बुक राइटिंग कल्चर का जिक्र जरूर करना चाहिए, जहां उन्होंने फेमसली आर्ग्यू किया कि एथनोग्राफीज हमेशा पार्शियल ट्रूथ्स ही हो सकती हैं। पार्शियल ट्रूथ्स। दूसरा प्रिंसिपल है डीकंस्ट्रक्शन, जिसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इसे कल्चरल टेक्स्ट्स और एथनोग्राफीज को डीमिस्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है ताकि उनके इंटरनल बायसेस और पावर हायरार्कीज को एक्सपोज किया जा सके। यहाँ एक की स्कॉलर है विंसेंट क्रोपेंजानो, जिन्होंने दिखाया कि कैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट अक्सर अपना कल्चरल बैगेज उन लोगों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं जिन्हें वो स्टडी कर रहे होते हैं। तीसरा आइडिया है हाइपर रियलिटी। ये माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है कि हमारी मीडिया सैचुरेटेड दुनिया में रियलिटी और उसके रिप्रेजेंटेशन के बीच की लकीर धुंधली हो गई है। रियलिटी टीवी या क्यूरेटेड इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स के बारे में सोचो, ये बताना नामुमकिन हो जाता है कि क्या असली है और क्या परफॉर्मेंस। ओके, तो ये तो हो गया व्हाट्स। हाउ के बारे में क्या? इसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के काम करने के तरीके को कैसे बदला? सही पकड़े।
ये हमारा दूसरा सेगमेंट है, मेथोडोलॉजिकल इनोवेशंस। सबसे बड़ी इनोवेशन है रिफ्लेक्सिविटी। इसका मतलब है कि रिसर्चर्स को अपनी सब्जेक्टिविटी, अपने बायसेस और उनके स्टडी सब्जेक्ट्स के बीच के पावर डायनामिक्स के बारे में हमेशा अवेयर रहना चाहिए। प्रैक्टिस में मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स अब अपनी पोजिशनैलिटी, अपना जेंडर, रेस, क्लास, नेशनैलिटी अपने काम में एक्सप्लिसिटली डिस्कस करते हैं। दूसरी इनोवेशन है पॉलीवोकैलिटी। इसका मतलब है बहुत सी आवाजें। एक सिंगल अथॉरिटेटिव रिसर्चर की आवाज के बजाय जो एक कल्चर के बारे में सच बताता है, गोल ये है कि कम्युनिटी के अंदर से मल्टीपल आवाजों को शामिल किया जाए, भले ही वो कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों ना हो। एथनोग्राफी को एक सोलो के बजाय एक कोरस की तरह होना चाहिए। स्कॉलर स्टीवन टाइलर ने 1987 में एक पॉलीफोनिक टेक्स्ट की मांग की थी। ये तो एक पूरी क्रांति है, लेकिन इसका विरोध भी जरूर हुआ होगा। हमारा तीसरा सेगमेंट क्या है? और डिआंद्रे ने पोस्ट मॉडर्निज्म को एक मॉडल कहा, साइंटिफिक नहीं, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये सच्चाई ढूंढने से ज्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस से कंसर्न है। एक और क्रिटिक बॉब मकिनले ने आर्ग्यू किया कि ये एक रिलीजन की तरह काम करता है, जो एविडेंस के बजाय इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन और विश्वास पर आधारित है। ये तो काफी डीप डाइव था। तो हम इतने विवादित टॉपिक पर कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूजन को बैलेंस्ड होना चाहिए। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जबकि क्रिटिक्स साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी के नुकसान पर अफसोस जताते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म ने एंथ्रोपोलॉजी को एक ज्यादा सेल्फ अवेयर, एथिकल और प्लूरलिस्टिक डिसिप्लिन बनने पर मजबूर किया। इसका मुख्य योगदान ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की खोज से फोकस हटाकर इस बात के एनालिसिस पर लाना था कि नॉलेज खुद कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और आइडियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए कैसे यूज होता है। एक्सीलेंट। चलो क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। ग्रैंड नैरेटिव का एक सिंपल एग्जांपल क्या है जिसे पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है? एक क्लासिक एग्जाम्पल प्रोग्रेस का आइडिया है। ये विश्वास की इंसानी इतिहास एक सीधी रेखा में सैवेजरी से एनलाइटनमेंट और टेक्नोलॉजिकल परफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहेगा ये बस एक कहानी है, एक वेस्टर्न कहानी जो इतिहास को समझने के कई दूसरे तरीकों को इग्नोर करती है। जेम्स क्लिफर्ड का पार्शियल ट्रूथ्स का आइडिया सेंट्रल लगता है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? क्योंकि ये क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडेशनल क्लेम पर सीधा हमला करता है। क्लिफर्ड से पहले एथनोग्राफीज को एक सोसाइटी की कंप्लीट होलिस्टिक तस्वीर के रूप में पेश किया जाता था। क्लिफर्ड के आइडिया ने सबको ये मानने पर मजबूर कर दिया कि हमें हमेशा सिर्फ एक एंगल, एक स्नैपशॉट ही मिल रहा है। उनका नाम और ये कॉन्सेप्ट मेंशन करना टॉपिक की हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग को सिग्नल करता है। क्या आप रिफ्लेक्सिविटी और पॉलीवोकैलिटी के बीच का फर्क एक बार फिर से आसान शब्दों में समझा सकती हैं? इसे ऐसे सोचो, रिफ्लेक्सिविटी है रिसर्चर का कैमरा खुद पर घुमाना, मैं इस कहानी में कौन हूँ। पॉलीवोकैलिटी है रिसर्चर का माइक्रोफोन उन लोगों को दे देना जिन्हें वो स्टडी कर रहा है। मुझे आपकी कहानी आपकी आवाज में सुननी है। अपने बॉडी को ए, बी और सी में स्ट्रक्चर किया। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स, मेथोडोलॉजी, इवैल्यूएशन एक स्टूडेंट को बेहतर आंसर फ्रेम करने में कैसे मदद करता है? ये व्हाट, हाउ, सो व्हाट स्ट्रक्चर बहुत इफेक्टिव है। ए प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करता है व्हाट पोस्ट मॉडर्निज्म है। बी मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करता है हाउ इसे प्रैक्टिस में लाया जाता है। सी इवैल्यूएशन एक्सप्लेन करता है सो व्हाट, इसके इम्पैक्ट्स और प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये एक पूरा रोबस्ट एनालिटिकल फ्रेमवर्क है। चलो रॉय डिएंड्रे के मॉडल क्रिटिसिज्म को थोड़ा और खोदते हैं। उनका असली मतलब क्या है? उनका मतलब है कि पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स कभी-कभी एनालिस्ट से ज्यादा जज लगते हैं। वो इस बात पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि कोई पिछली थ्योरी मॉरली गुड थी या बैड, जैसे कॉलोनियलिस्ट, बजाय इसके कि वो साइंटिफिकली इवैल्यूएट करें कि वो फैक्चुअली एक्यूरेट या यूजफुल थी या नहीं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद क्या एंथ्रोपोलॉजी अनसाइंटिफिक हो गई? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और एक सेंट्रल डिबेट। पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू करेंगे कि सच्ची साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी हमेशा एक भ्रम थी, इसलिए सेल्फ अवेयर होना एक्चुअली एक ज्यादा रिगरस और ऑनेस्ट अप्रोच है। क्रिटिक्स कहेंगे कि इसने सच की खोज को छोड़ दिया और डिसिप्लिन को कमजोर कर दिया। इस डिबेट को एक्नॉलेज करना की है। ब्रिलियंट। चलो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करें और ये रिहर्स करें। पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी रिजेक्ट्स ग्रैंड नैरेटिव्स एंड emphasizes reflexivity, polyvocality and the idea of ethnography as partial truths. Exactly. In short, postmodernism is a critical turn that questions the researcher's authority and accepts that there are multiple subjective realities, not one single objective truth. ओके, ये एक बहुत बड़ा माइंड ऑल्टरिंग कॉन्सेप्ट था। हम उस क्रांति के पूरे क्योटिक ब्रिलियंट आफ्टरमैथ से गुजर चुके हैं। अब हमारे आखिरी टास्क के लिए चलो इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को एक छोटे पावरफुल पैकेज में कंडेंस करने की कोशिश करते हैं। ये एक शॉर्ट नोट है। बिल्कुल, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। ये एसेंस को डिस्टिल करने के बारे में है। Question. Postmodernism in Anthropology, 12 mark, 2012. Broad micro theme. Postmodernism as a critique of ethnographic authority, objectivity, and the construction of cultural truths. राइट। ये 20 मार्कर का कंडेंस्ड वर्जन है। हम सिर्फ एब्सोल्यूट की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पोस्टमॉडर्निज्म, द कोर आइडियाज इन अ नटशेल। डेफिनेशन शार्प होनी चाहिए। पोस्टमॉडर्निज्म एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिवर्सल ट्रूथ के कोर मॉडर्निस्ट आइडियाज को रिजेक्ट करता है। इसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इन एंथ्रोपोलॉजी ये है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नॉलेज हमेशा उसके अपने सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शेप और इन्फ्लुएंस होता है। Perfect. इस शॉर्ट नोट के लिए इसे याद रखने के लिए एक क्विक रियल लाइफ एग्जांपल। चलो मूवी रिव्यू का एग्जाम्पल यूज करते हैं। रिव्यूअर की फाइनल ऑब्जेक्टिव रेटिंग हमेशा उनके पर्सनल टेस्ट, उनके बैकग्राउंड, जिस पब्लिकेशन के लिए वो लिखते हैं और यहाँ तक कि उस दिन के उनके मूड से इन्फ्लुएंस होती है।
पोस्ट मॉडर्निज्म आर्ग्यू करता है कि एक एथनोग्राफी बिल्कुल उस मूवी रिव्यू की तरह है। वो ऑब्जेक्टिव दिखती है पर सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसेस से भरी होती है। लव दैट, बहुत रिलेटेबल है। अब शॉर्ट नोट के बॉडी के लिए मस्ट हैव पॉइंट्स क्या हैं? हमें बहुत कंसाइज होना पड़ेगा। पहला, आपका इंट्रोडक्शन, वो क्रिस्प डेफिनेशन है जिसे हमने अभी डिस्कस किया। बॉडी में 3 क्विक पॉइंट्स होने चाहिए। पहला, को प्रेमिसेस। इसके नीचे बस 3 की टर्म्स को लिस्ट और ब्रीफली डिफाइन करो। सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी, अपने बायसेस को एक्नॉलेज करना, पॉलीवोकैलिटी, मल्टीपल नेटिव वॉइसेस को शामिल करना, और एथनोग्राफी एज टेक्स्ट, फील्ड वर्क अकाउंट्स को साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बजाय लिटरेरी वर्क्स की तरह एनालाइज करना। दूसरा पॉइंट है मेथोडोलॉजी डीकंस्ट्रक्शन। बस इसके गोल को एक लाइन में एक्सप्लेन करो। टेक्स्ट के अंदर छुपे हायरार्कीज और बायसेस को रिवील करना। आप विंसेंट क्रिपांजानो जैसा नाम मेंशन करके वेट ऐड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जल्दी से की क्रिटिसिज्म्स को मेंशन करो। आप लिख सकते हैं, It is criticized by scholars like Roy DeAndre for being a moral model rather than a scientific one, and by others like Bob McKinley for functioning like a religion based on interpretation. Conclusion? उसे छोटा और बैलेंस्ड रखो। स्टेट करो कि इन चैलेंजेस के बावजूद पोस्ट मॉडर्निज्म ने डेटा कलेक्शन में परमानेंट रूप से एथिकल सेंसिटिविटी बढ़ाई है और नॉलेज और पावर के कनेक्शन को डिमिस्टिफाई करने में क्रूशल रहा है। बस। गॉट इट। चलो हमारा फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। एक 12 मार्क शॉर्ट नोट और एक 20 मार्क आंसर में अप्रोच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस डेप्थ वर्सेस ब्रेथ है। 20 मार्कर में आप हर पॉइंट को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। शॉर्ट नोट में आप मुख्य रूप से की कॉन्सेप्ट्स और की वर्ड्स को लिस्ट करते हैं ताकि एग्जामिनर को दिखा सकें कि आप सारे कंपोनेंट्स जानते हैं, भले ही आपके पास एलैबोरेट करने के लिए स्पेस ना हो। क्या आप एथनोग्राफी एज टेक्स्ट के आइडिया को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका मतलब है कि हमें एक एथनोग्राफी को सिर्फ उसके फैक्चुअल कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि उसके लिटरेरी स्टाइल के लिए भी एनालाइज करना चाहिए। ऑथर ने कौन से मेटाफोर्स यूज किए हैं, किन की आवाजें शामिल हैं और किन की चुप करा दी गई हैं, कहानी कैसे स्ट्रक्चर की गई है। ये लिटरेरी चॉइसेस टेक्स्ट के ट्रूथ को क्रिएट करती हैं। क्या शॉर्ट नोट में स्कॉलर्स के नाम लिखना बिल्कुल जरूरी है? जगह लेती है, हाँ, ये हाईली रेकमेंडेड है। भले ही आप बस एक नाम मेंशन करें, जैसे क्लिफर्ड्स पार्शियल ट्रूथ्स या डिएंड्रेस क्रिटिसिज्म, ये एक पावरफुल शॉर्ट हैंड की तरह काम करता है। ये प्रूव करता है कि आपका नॉलेज एकेडमिक लिटरेचर में रूटेड है, जो एक बड़ा प्लस है। अगर मैं हेडिंग्स यूज नहीं करना चाहता तो इस शॉर्ट नोट को कैसे स्ट्रक्चर कर सकता हूँ? आप इसे कंटिन्यूअस पैराग्राफ में लिख सकते हैं, लेकिन लॉजिकल फ्लो बनाने के लिए कनेक्टिंग फ्रेजेस यूज करें, जैसे A core premise of postmodernism is methodologically it employs deconstruction too. However, it has been criticized for. ये फॉर्मल हेडिंग्स के बिना स्ट्रक्चर बनाए रखता है। एक शॉर्ट नोट में एक या 2 आइडियाज को डेप्थ में एक्सप्लेन करना बेहतर है या सारे पॉइंट्स को ब्रीफली कवर करना? शॉर्ट नोट के लिए हमेशा ब्रेथ को कवर करना बेहतर है। सारे की एस्पेक्ट्स, प्रेमिसेस, मेथोडोलॉजी और क्रिटिसिज्म को टच करें, भले ही ब्रीफली। ये टॉपिक के स्कोप की ज्यादा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करता है। और आखिर में कंक्लूजन ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए या ज्यादा नेगेटिव? एक बैलेंस्ड कंक्लूजन हमेशा सबसे स्ट्रांग होता है। वैलिड क्रिटिसिज्म्स को एक्नॉलेज करें, लेकिन डिसिप्लिन के एथिकल स्टैंडर्ड्स पर इसके लास्टिंग पॉजिटिव इंपैक्ट को हाईलाइट करके एंड करें। ये एक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। परफेक्ट। चलो इस नोट के कोर सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करें और बोलें, पोस्टमॉडर्निज्म critiques objectivity through its focus on self-reflectivity, polyvocality and the deconstruction of ethnographic texts. Simple or effective. In short, this note is a snapshot of postmodernism's fundamental challenge to old school anthropology, championing subjective truths and ethical, self-aware research. And that's a wrap. वाओ, कमाल, क्या बिल्कुल माइंड बेंडिंग एक्सप्लोरेशन थी। हमने एक अर्थक्वेक से शुरुआत की जिसने हमारे ट्रूथ के कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया और एक कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करते हुए खत्म किया, जो उसके बाद आई। हमने डीकंस्ट्रक्शन से लेकर पोस्ट मॉडर्निज्म तक एंथ्रोपोलॉजी के सबसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज को अनपैक किया। Indeed, आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था पोस्ट मॉडर्न एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस इन एंथ्रोपोलॉजी। हमने एक ऐतिहासिक बदलाव को ट्रेस किया, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की खोज से लेकर उन मल्टीपल कंस्ट्रक्टेड रियलिटीज को समझने तक जिनमें अलग अलग लोग रहते हैं। चलो एक फाइनल रिकैप करते हैं इन सब को एक साथ बांधने के लिए। पहला, डीकंस्ट्रक्शन के साथ हमने डेरिडा से सीखा कि सिविलाइज्ड प्रिमिटिव जैसे दिखने में न्यूट्रल वर्ड्स पावर से भरे होते हैं और मीनिंग कभी फिक्स नहीं होता। फिर कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में हमने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया कि कल्चर एक मेंटल मैप है जो हमारी भाषा से शेप होता है, हनुनो और कोया के ब्रिलियंट एग्जांपल्स यूज करके। लेकिन हमारे क्रिटिकल लुक एट कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में हमने इसकी लिमिटेशंस को समझा कि ये व्हाट एक्सप्लेन करने में तो अच्छा है पर व्हाई नहीं, और कभी-कभी ट्रिवियल चीजों पर फोकस करता है। नेक्स्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ हमने ग्रैंड नैरेटिव्स का अंत देखा और रिफ्लेक्सिविटी और पॉलीवोकैलिटी का उदय। हमने सीखा कि हर एथनोग्राफी बस एक पार्शियल ट्रूथ है, और आखिर में हमने उन बड़े पोस्ट मॉडर्न आइडियाज को एक पावरफुल कंसाइज शॉर्ट नोट में कंडेंस किया। की टेकअवे ये है, पिछले कुछ दशकों में एंथ्रोपोलॉजी की जर्नी विनम्रता की तरफ एक जर्नी रही है। ये एक ऐसी डिसिप्लिन से आगे बढ़ा है जहां एक सपोजिडली ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट वेस्ट से प्रिमिटिव लोगों को स्टडी करता था, एक सेल्फ अवेयर, कोलैबोरेटिव और एथिकली कॉन्शियस डायलॉग की तरफ जिसमें इंसान होने के अलग-अलग तरीकों पर बात होती है। बिल्कुल सही, और ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है जिस पर हम एंड कर सकते हैं। अगर इस डिस्कशन ने आपके दिमाग के दरवाजे खोले हैं तो हमारे चैनल के दरवाजे पर आकर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। इस कॉन्वर्सेशन को लाइक करो अगर आपने कुछ नया सीखा। नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सा एक आइडिया था जिसने आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किया, और इसे अपने सभी क्यूरियस दोस्तों के साथ शेयर करो। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। Until next time.